बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है इस वीडियो ट्यूटोरियल में यूजेस ऑफ आइसोटोप्स जो है वो डिस्कस करते हैं। आइसोटोप्स क्या हैं? आइसोटोप्स एक एटम जब डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्टेंस करता है उसे उसके आइसोटोप्स कहते हैं, या एक एटम के डिफरेंट वर्जन्स जो होते हैं उसे उस एटम के आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स में ये डिफरेंट वर्जन्स, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, यानी उनके प्रोटॉन्स तमाम एटम्स में, चाहे उसके 10 आइसोटोप्स हों, 3 आइसोटोप्स हों, 5 आइसोटोप्स हों, उनमें प्रोटॉन नंबर सेम रहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर होते हैं, यानी उसका मैस नंबर डिफ़र करता है एक दूसरे से। और ये नेचर में इसलिए एग्जिस्टेंस इसकी होती है क्योंकि ये हमारे डिफरेंट कामों में जो है वो यूज़ होते हैं। आज हम इसके एप्लीकेशंस या यूजेस जो है वो पढ़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये हम डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट फील्ड्स में जो है हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे फर्स्ट हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 जो है। आयोडीन जो है इसका एक आइसोटोप नंबर 131 जो है वो हम यूज़ करते हैं मेडिकल फील्ड्स में। थायराइड के जो नेक के डिजीज़ होते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं थायराइड ग्लैंड्स में, तो वो हम उसके लिए ये आइसोटोप यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव होता है ये, इसकी जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जो है इसको आप इमेजिंग इसकी कर सकते हैं। 131 आयोडीन जो है हम थायराइड डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। साथ में जो है सोडियम 24 जो है इसको हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सोडियम 24 आइसोटोप जो है इसको हम यूज़ करते हैं और ये देखने के लिए कि कहीं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई वेल्व जो है वो ब्लॉक नहीं है, कोई आर्टरी जो है वहाँ पर अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए, उसका इमेज लेने के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम का आइसोटोप है, आइसोटोप 24, जिसका मास नंबर 24 है सोडियम का। ये वाला आइसोटोप जो है हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयोडीन का 131 थायराइड डिजीज़ डायग्नोस करने के लिए, और 24 जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारे खून का निज़ाम है उसकी डिटेक्शन के लिए कि कहीं पर इसको कोई रुकावट आ रही है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, इसको डिटेक्शन के लिए हम जो है सोडियम 24 आइसोटोप जो है यूज़ करते हैं। आयोडीन का एक और आइसोटोप है, जैसे 131 हम डायग्नोस के लिए किस चीज़ के डायग्नोस के लिए यूज़ करते थे, थायराइड के लिए। आयोडीन 123 जो है हम यूज़ करते हैं जो ब्रेन की इमेजिंग करते हैं। ब्रेन जो है, ब्रेन का स्कैन लेने के लिए, ब्रेन का जो है इमेज लेने के लिए, ब्रेन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करने के लिए जो आइसोटोप यूज़ होता है आयोडीन का वो होता है 123। कोबाल्ट 60 आइसोटोप जो है हम यूज़ करते हैं कैंसर्स को मालूम करने के लिए कि बॉडी में किस पार्ट में जो है वो ट्यूमर है या फ्यूचर में जो है वो ट्यूमर डेवलप कर सकते हैं, तो हम कोबाल्ट का जो 60 आइसोटोप है जिसका मास नंबर 60 है वो हम यूज़ करते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। कार्बन 14 जो है ये बहुत फेमस है, इसको यूज़ करते हैं टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। इसको हम यूज़ करते हैं किस लिए, जो कार्बन जिस तरीके से फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स एनवायरनमेंट से कार्बन को जो है वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं और स्टोमेटा के ज़रिए वो यूज़ में आता है। फिर ये कार्बन जो है वो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन में जो इसका पाथवे है, जिस रास्ते से जो है ये जाते हुए ग्लूकोज तक पहुंचता है C6H12O6 में, तो वहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन जो एग्जिस्टेंस है उसकी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, इसको हम डिटेक्ट करने के लिए कि ये कार्बन जो है जो शुगर में यूज़ होता है
या जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हमने जो कार्बन 12 था या कार्बन 13 था या कार्बन 14 था, कार्बन 14 जो है वो हम इसलिए यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें इसका पता चले। डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फिर हम देखते हैं और उस प्रोडक्ट में ये कार्बन 14 को हम देखते हैं ये भी रेडियो एक्टिव है, इसीलिए चूँकि इसकी रेडिएशन होती है तो हमें पता चल जाता है कि जो नॉर्मल कार्बन 12 है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। तो अगर ये आप इसका पीछा करें, इस कार्बन 14 का पीछा करें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो आपने कार्बन का जो आइसोटोप यूज़ किया हुआ था वो 14 नंबर था, यानी रेडियो एक्टिव था। और ये कार्बन जो है वो किस तरीके से कौन कौन से साइकिल में जो है यूज़ हुआ है, क्रेब्स साइकिल में यूज़ हुआ है, और इससे जो है कौन कौन से प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डिटरमिन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट स्ट्रक्चर, कार्बन जो है आपने देखे होंगे कि कार्बन क्या करते हैं, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ जो है ये मौजूद होता है, बहुत सारे कंपाउंड जो है इसके बने हुए होते हैं। इसके जो है 4 बॉन्ड्स बनते हैं जिसकी वजह से ये नेचर में आपको जितनी भी ऑर्गेनिक्स मॉलिक्यूल्स नज़र आते हैं उसमें कार्बन एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन को जो है अगर आप इसकी रेडियो एक्टिव फॉर्म जो है वो ले लें तो इसको जो है आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जो बेंजीन रिंग्स बन रहे हैं, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो बाकी कार्बोनेट्स वगैरह के हैं, उसका जो है जो फ्रेम है, जो स्ट्रक्चर है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, वो किस तरह से आते हैं, क्योंकि वो ग्लो करते हैं, वो नज़र आते हैं, उसकी इमेज से जो है पता चल जाता है कि कौन कौन से पार्ट जो है वो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप रखते हैं और कहाँ कहाँ पर ये एग्जिस्ट हो रहा है, ये मॉलिक्यूल जो है वो किस शेप में जो है इसकी एग्जिस्टेंस है। फिर इसकी जो है वो हम इमेज जो है वो ड्रा कर लेते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड जो है ये बनाते हैं। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डिटरमिन द रिएक्शन मैकेनिज़्म। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि रिएक्शन का मैकेनिज़्म जो है वो क्या है, कौन सा जो है वो तरीक़ाकार जो है, कौन से टेक्निक्स होते हैं, कौन से अवामिल हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको एक्सेलरेट करते हैं, डीसेलरेट करते हैं। ये मैकेनिज़्म स्टडी करने के लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो यूज़ करते हैं। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डेट रॉक्स, सॉयल, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड ममीज़। रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है, जैसे हम कार्बन डेटिंग की जो है वीडियो में बात कर रहे थे कि कार्बन डेटिंग में हम कार्बन 14 जो है यूज़ करते थे। कार्बन 14 कार्बन डेटिंग में इसलिए यूज़ हो रहा था क्योंकि वो रेडियो एक्टिव था। उसकी जो है कुछ अरसा गुजरने के लिए 4.5 बिलियन ईयर्स जो है वो रिक्वायर्ड थे। उसका हाफ लाइफ यूरेनियम की जो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस की थी यूरेनियम डिके में, कि एक एटम की जो है जो रेडियो एक्टिव एटम है उसकी एक ख़ास अरसा गुज़रने के बाद उस एटम की, रेडियो एक्टिव एटम की उस लिविंग ऑर्गेनिज़म में कितनी अमाउंट जो है वो रह चुकी है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुज़रता है तो उस जो ये रेडियो एक्टिव होते हैं इससे जो है अल्फ़ा और गैमा रेडिएशंस होती हैं। ये रेडिएशंस के साथ साथ जो है ये एनर्जीज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और एनर्जीज़ जो है इसके एनर्जीज़ लॉस से, गैमा रेडिएशन लॉस से, अल्फ़ा रेडिएशन लॉस से इसकी जो फॉर्म है, एलिमेंट जो है वो चेंज होता है दूसरे एलिमेंट में। कार्बन 14 जो है वो दूसरे एलिमेंट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी जितनी अमाउंट होती है वो हाफ़ रह जाती है एक ख़ास अरसा गुज़रने के बाद, जिसको हाफ़ लाइफ कहते हैं। तो इसको रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को जो है यूज़ हम करते हैं कार्बन 14 को तकरीबन 50,000 ईयर्स तक जो है ये हमारे काम आता है। कि अगर हम कोई फॉसिल स्टडी कर रहे हैं और वो 50,000 साल जो है वो पुराना है, तो हमें कार्बन 14 डेटिंग से जो है, जो विलियर्ड लेबी ने जो है इन्वेंट किया था ये टेक्निक,
उससे हमें ये पता चलता है कि ये एलिमेंट, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको कितना अरसा हुआ है, 5,000 साल पुराना है, 10,000 साल पुराना है, 15,000 साल पुराना है, 25,000 साल पुराना है, कितना अरसा इस लिविंग बॉडी को जो है गुज़रा है, या कितना अरसा पहले ये लिविंग बीइंग जो था ये इस प्लैनेट अर्थ पर एग्जिस्टेंस इसकी हो रही थी। क्योंकि प्लैनेट अर्थ जो है ये बहुत एज का है, बहुत ज़्यादा पुराना है, तो हम इसकी भी जो है, चूँकि इसकी भी जो सॉयल है, जो रॉक्स हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट एटम्स के बने होते हैं, और डिफरेंट एटम्स जो है वो डिफरेंट वर्जन में एग्जिस्टेंस करते हैं। इसमें जो रेडियो एक्टिव फॉर्म के होते हैं वो एक ख़ास टाइम के बाद जो है उसकी अमाउंट हाफ रह जाती है। मिसाल के तौर पे आपके पास 1 kg है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी एलिमेंट का, किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, तो अगर 1 kg है और 4-5 हज़ार साल उससे गुज़र जाते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है कि उसकी जो है वो हाफ़ kg यानी 0.5 kg जो है वो रह जाता है। मिसाल के तौर पे कार्बन 14 है तो 5,730 जो है इसकी हाफ़ लाइफ है, इतने अरसे में जो है वो आधा रह जाता है। तो 0.5 जो है वो, अगर आपको जो है इसकी एक ख़ास प्रोपोर्शन होती है जब लिविंग होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ ज़िंदा है और उसमें ज़िंदगी के दौरान जो है जब वो ज़िंदा होता है तो उसमें इसकी मकदार 1 kg होती है, लेकिन अगर इसकी जो है डेथ हो जाती है और 4-5 हज़ार साल गुज़र जाते हैं तो उसकी जो मकदार है वो 0.5 kg जो है या हाफ़ kg जो है वो रह जाती है। इस तरीके से जो है हम इसकी डेटिंग करते हैं। जो ममीज़ हैं, जो हनूत शुदा लाशें होती हैं फ़िरौनों की मिस्र में, उनकी जो है वो एज डेट बैक करते हैं कि ये कितना पुराना है, कितने पुराने जो है, क्योंकि लिविंग होते हैं, वो लिविंग बीइंग्स थे, ह्यूमंस थे। तो ये कार्बन जो है ये प्लांट्स को मिले थे, प्लांट्स ने जो है इसको फिक्स किया था, एक शुगर बनाए थे, सेलुलोज बनाए थे, डिफरेंट फाइबर्स बनाए थे, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए थे। फिर वो एनिमल्स ने यूज़ किए थे, ह्यूमंस ने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों यूज़ किए, और ये कार्बन 14 जो था वो उन एनिमल्स और प्लांट्स से जो है उन ह्यूमंस के बॉडी में चले गए। जब वो ज़िंदा थे तो उसमें उसकी मकदार 1 kg थी, और जब वो फौत हुए तो अगर वो 5,000 साल पुराने हैं तो वो आधे रह चुके होंगे, और अगर 10,000 साल पुराने हैं तो 1/4 रह चुके होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से ही डेटिंग करते हैं कि किस तरीके से ये रॉक्स कितना पुराना है, ये मिट्टी जो है ये कितनी पुरानी है, ये या आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स यानी ममीज़ जो है उसको हम देखते हैं। इसके साथ हम एक छोटू सा जो है एक टॉपिक है शेल्स ऑर्बिट्स। ये आप जो है केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको इसका सामना आपसे पड़ेगा। शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स, ये तीनों नाम जो है एक ही हकीकत के हैं। शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल, ये क्या होते हैं? ये सर्कुलर पैथ्स अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। शेल्स, ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स जो है इसको कहते हैं। ये वो सर्कुलर पैथ्स हैं, सर्कुलर रास्ते हैं जिनमें एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अगर आपको जो है वो एटम का स्ट्रक्चर याद हो, इलेक्ट्रॉन को कोई देख तो नहीं सकते, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर जो है वो हम बना लेते हैं कि पॉजिटिव प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन, ये हमारे पास जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसमें क्या कह रहे थे कि ये हमारे लिए क्या बनाते हैं, ये बनाता है एटम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है एटम का होता है पॉजिटिव चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज जो है इस पर होता है न्यूक्लियस में। किस वजह से? क्योंकि इसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस है, एटम का जो न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इसके इस सराउंडिंग में यानी इसके जो बाहर जो एरिया है इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन इन रास्तों में जहाँ पर जो है ये वो सर्कुलर ऑर्बिट्स या रास्ते जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट करनी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स।
तो ये अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन रास्तों में, यहाँ पर जो है ऐसे सर्कुलर हम एक रास्ता बना लेते हैं, एक एटम का जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये जो सर्कुलर रास्ता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल है, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। और इसका जो है वो अल्फ़ाबेटिकल जो अपर केस फॉर्म में होते हैं, यानी न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब जो शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, इसको हम के शेल बोलते हैं। के शेल जो है इसको हम न्यूमेरिकली 1 शेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट शेल होता है। इसी तरह से इसके जो है इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा रास्ता होता है या दूसरा एनर्जी लेवल होता है। एनर्जी लेवल मींस के इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो है वो एल शेल है, ये क्या है, एल शेल है। और ये न्यूक्लियस से कितने नंबर पर आ रहा है, सेकंड नंबर पर आ रहा है। तो हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि ये क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में इसकी 2 नंबर शेल है, एनर्जी लेवल नंबर 2। इसी तरह से जो है इसके बाद तीसरा जो है हम एनर्जी लेवल बना लेते हैं, और के एल के बाद जो है न्यूमेरिकल जो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म है वो आता है हमारे पास अपर केस एम, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसकी क्या बनती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है इसकी एनर्जी लेवल का ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको हम डिनोट करते हैं के एल एम से। और इसमें कितने जो है, यानी अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो किस शेल में कितने जो है वो हो सकते हैं, इसके लिए हमारे पास जो है एक फार्मूला है, और उस फार्मूले के मुताबिक जो है हम इसमें एनर्जीज जो है वो पुट करते हैं। जो के एल एम है, इन ऑर्बिटल्स को, या जो ऑर्बिट्स हैं, जो एनर्जी लेवल्स हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं लोअर केस एन नंबर। ये जो है डिनोट करता है 1 2 3 या के एल एम एन, यानी ये क्या है, ये शेल को रिप्रेजेंट करता है या एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, या ऑर्बिट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इस फार्मूले के मुताबिक जो है, जो फार्मूला है कि इसमें फर्स्ट शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको कहते हैं 2n²। इस फार्मूले से जो है हम ये मालूम कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं एक शेल में। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसकी के शेल जो है या फर्स्ट शेल जो है, इसका जो है वैल्यू क्या है, फर्स्ट शेल के शेल की वैल्यू है, एन की जगह जो है हम उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू लगा देते हैं, वो है 1, और स्क्वायर जो है अपनी जगह। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि के शेल में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। इसी तरह से एल शेल जो है वो सेकंड नंबर पर है। तो अगर हम जो है इस तरह से कर लें कि 2 और n की जगह जो है हम ये वैल्यू लगा दें 2n 2 स्क्वायर, तो एल शेल जो है वो 2 2s are 4 4 2s are 8। तो ये हमारे पास आ जाएंगे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एल शेल में आएंगे। इसी तरह से हमारे पास जो है एम शेल है, तो एम शेल जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी है 3। तो अगर n की जगह हम जो है वो 3 की वैल्यू लगा दें, 2 3 3s are 9, तो ये हमारे पास जो है आते हैं 18। यानी एल शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जब लोवेस्ट एनर्जी में होते हैं, तो उसके जो है एनर्जी लेवल इसलिए कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की जब लोवेस्ट एनर्जी होती है, जब वो कमज़ोर सी जान के साथ होता है, जब उसमें इतनी जान नहीं होती कि वो इन न्यूक्लियस के जो क्लचेस हैं